वेलकम है गाइस आपका एक बार फिर से असली अखाड़ा पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई के एक और नए एपिसोड में। और आज से ये शुरुआत होने जा रहा है, डेब्यू एपिसोड होने वाला है हमारे सुपरस्टार स्पॉटलाइट का, जहां पे आज सबसे पहले हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, सुपरस्टार्स ही हैं वैसे, इंडिविजुअल सुपरस्टार के बारे में बात होगी, लेकिन ऊसोज आज हमारे टॉपिक हैं। और गाइस इससे पहले कि आप समझो ये क्या है, इस सीरीज में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे डीप डिस्कशन होगी उस इंडिविजुअल सुपरस्टार के बारे में जिस पर हम इस एपिसोड को डेडिकेट करेंगे। और अभी ना आपको स्पॉटिफाई पे अगर आप देख रहे हो, क्योंकि स्पॉटिफाई पे सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है पॉडकास्ट का, तो आपको नीचे और सुपरस्टार्स के नेम भी दिख रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीक इस सीरीज का अगला एपिसोड आएगा, तो आप लोग अभी जाके अपने जो पोल है उसमें अपना फीडबैक दे सकते हो कि आपको किस सुपरस्टार के ऊपर अगला एपिसोड चाहिए। बाकी आपको ये एपिसोड एंड जाने तक समझ में आ जाएगा कि इस सीरीज में क्या होने वाला है। डेफिनेटली आप इसको बहुत एंजॉय करोगे। और एंड में आते आते जिमी वर्सेस जे तो हो गई, और दोनों में से ये जो सारा इनका केओस या फिर जो फ्यूड होने वाली है उसके एंड में क्या होगा वो सब कुछ पता चलेगा। और मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा भाई, स्पॉटिफाई पे यार फॉलो भी कर लो, क्योंकि अगर आप यूट्यूब से डायरेक्ट नहीं जाते तो फिर आपको स्पॉटिफाई ही खुद नोटिफिकेशन भेज देता है। और इसके लिए आप रेट भी कर सकते हो ताकि हमको हेल्प मिले। ऑलरेडी हम टॉप 100 में हैं और हमारी रैंक भी काफ़ी सही हो रही है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद मैं करना चाहूँगा हमारे साथ जुड़े आयुष का भी। और आयुष, सबसे पहले तो इस हिस्टोरिक टैग टीम के बारे में इतना मेरे कुछ बोलने के बाद आप बताइए, क्योंकि अब मैंने जितना इंट्रोडक्शन था वो कर दिया और अब सीधा टॉपिक में घुस जाते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली हम असली अखाड़ा पे भी कोई सीरीज़ लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे पता है आप लोगों को चाहिए होता है कुछ डिफरेंट, तो वो डेफिनेटली हमारी लाने की बहुत टाइम से कोशिश थी, वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ऊसोस की जितनी तारीफ़ करी जाए कम है, क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता था कि यार ये खुद को क्लेम करते हैं कि वी आर द ग्रेटेस्ट टैग टीम। लेकिन रिसेंट कुछ टाइम में ऐसा देखने को मिला है कि इनके जो मैचेस हैं उसका कुछ लेवल ही अलग है। न्यू डे के साथ जो मैचेस ऊसोस ने दिए हैं, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन के साथ जो दिए हैं, अलग अलग टैग टीम्स के साथ कहीं पर भी किसी भी मोमेंट में इनको डाल दिया जाए तो एक हिस्टोरिकल टैग टीम है। सिर्फ इसलिए नहीं कि किस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं कि वो रिकिशी के बेटे हैं, लेकिन जो उनकी खुद की अचीवमेंट्स हैं, मल्टीपल टाइम टैग टीम चैंपियंस। आई थिंक रोहित, एक टाइम ऐसा था कि जब ऊसोस वो ब्राउन वाला टैग टीम टाइटल कैरी करते थे, उन ऊसोस को अगर हम कंपेयर करें जो समोअन किड्स थे बस किसी हॉल ऑफ फेमर के, आज के ऊसोस से, तो आज के ऊसोस का कोई लेवल ही अलग चेंज हो चुका। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिफोर द ब्लड लाइन एंड आफ्टर द ब्लड लाइन। तो क्या कहना होगा इसके बारे में, क्योंकि आई डोंट थिंक इस पर हमें कोई भी बात करने की भी ज़रूरत है कि दोनों की आपस में केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, भले ही अब वो अगेंस्ट हो एक दूसरे के या फिर वो एक साथ हो। लेकिन क्या लगता है किस लेवल का डिफरेंस आया है ऊसोज में एज ए टीम, ब्लड लाइन से पहले जो वो थे और ब्लड लाइन के बाद जो बने? अभी आयुष ने जो मुझे चीज़ें बोली हैं, इसको दिमाग में सोचते सोचते मुझे ये रियलाइज़ हो भाई एपिसोड बहुत मस्त बनने वाला है। तो जैसे आयुष ने कहा, अभी एंड में अभी करंट स्टोरी लाइन तक भी पहुंचेंगे, लेकिन जैसे आयुष ने कहा बिफोर द ब्लड लाइन और आफ्टर द ब्लड लाइन, तो बिफोर द ब्लड लाइन वाले फेज़ की बात करें तो आयुष उसमें भी काफ़ी अलग अलग फेजेज हैं। जैसे कि एक तो पहले उनकी वो वाली एंट्री जब वो प्योर बे फेस थे, फेस पे वो पेंट लगा के आते थे, समवन म्यूजिक पे वो जो भी उनका थीम है उस पर वो डांस करते हुए आते थे। उसके बाद फिर उनके पास वो चैंपियनशिप भी उन्होंने जीती, फिर उनका टर्न हुआ, अचानक से ऊसो जो माइक पर अच्छे बोलने के लिए जाने ही नहीं जाते थे, स्मैकडाउन लाइव के कुछ ऐसे सेगमेंट्स मुझे याद आते हैं भाई, ऐसे कमाल के प्रोमोज उन्होंने डिलीवर किए। उन्होंने उस टाइम पर ही, भले ही रोमन रेंस ऐसा बोलते हैं जो, और काफ़ी हद तक सच भी है ये, कि मेन इवेंट जे ऊसो रोमन रेंस के साथ आके बना है, लेकिन अगर आप तब भी देखते उस चीज़ को तो वो कुछ डिफरेंट फील करवा रहे थे। तो ये तो है भाई कि समवन ब्लड में कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे नेपोटिज्म वाली बात बोली जाती है हर बार, हमेशा हर फील्ड में बोली जाती है, लेकिन ये समवन फैमिली ऐसी है कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा एक्सेप्शन रखा जा सकता है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा नाया जैक्स और तमीना को अगर साइड में लेके चलें तो, लेकिन बाकी ओवरऑल यहाँ से बढ़िया सुपरस्टार्स आते हैं। अब आफ्टर द ब्लड लाइन वाला आयुष तो सीन बहुत लेटेस्ट है, मेमोरी में बहुत ताज़ा है हमारे। और जे ऊसो ऐसा फील होता है कि जिस तरीके से रोमन रेंस के साथ उन्होंने शुरुआत करी थी चीज़ों की, जिमी ऊसो की वो इंजरी हुई थी, तो उससे एक बहुत अलग बेनिफिट मिल गया। मुझे लग रहा है जो भी चीज़ हुई गलत के लिए भी वो एट द एंड जाके सही हुई है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा अंतर है। बट मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं करना चाहूँगा उस फेस को, क्योंकि मेरे को शुरुआती यूसोस वो भी बढ़िया लगते थे, उसके बाद जो उन्होंने हील वाला किया वो भी बढ़िया लगते थे। बट यस, अगर ग्रोथ वाइज देखा जाए तो अभी ऊसोस जो भी हैं, जिमी एंड जे ऊसो, वो उनका बेस्ट वर्जन या फिर सबसे हाई स्टॉक है जो कि अब तक उनके WWE के करियर में रहा है। आई थिंक कि सबसे मस्त बात यहाँ पे ये है कि ऊसोस हमेशा से उनको ये पता था, सेल्फ बिलीफ था कि हम रेसलर तो कमाल के बन जाएंगे, वो उनका टैलेंट है, वो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है उनको कि हम अच्छे मैचेस, रेसलिंग मैचेस डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे रोहित ने बोला ना कि
क्यों ये जो चीज़ हुई जिमी की इंजरी की वजह से, वो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी, ना ही सिर्फ ब्लड लाइन के लिए बल्कि ऊसोस के लिए स्पेशली, क्योंकि किसने सोचा था कि ऊसोस को कभी मौका मिलेगा यूनिकली इंडिविजुअली ऐसे शाइन होने का, वो भी एक मेन इवेंट लेवल की स्टोरी लाइन में। और टैग टीम टाइटल्स एक बार फिर से ऐसी इंपॉर्टेंस पे आ जाएंगे कि रेसलमेनिया को फर्स्ट टाइम एवर टैग टीम टाइटल्स मेन इवेंट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली में एक अचीवमेंट काफ़ी है बोलनी कि बिफोर द ब्लड लाइन और आफ्टर द ब्लड लाइन में कितना बड़ा डिफरेंस आया है। लेकिन रोहित, ये जो बड़ा डिफरेंस है ये एक ना ही सिर्फ मेन इवेंट तक लेके गया इनको रेसलमेनिया के, बल्कि एक ऐसी चीज़ क्रिएट करने वाला है जो कि हमने WWE में बहुत बार पहले भी देखी है। एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं, फैंस बिल्कुल अपनी सीट की एज पे रहते हैं भाई कि ये फ्यूड ऐसी हमें चाहिए। और वो आइडिया है कि दो भाई एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं, और वो फाइनली WWE ने टच करा। अगर कुछ एग्जांपल्स हम देखें पास्ट ये जो WWE की हिस्ट्री में है, डी जनरेशन एक्स, शॉन माइकल्स ट्रिपल एच आइकॉनिक फ्यूड, केविन ओवेन सैमी ज़ेन NXT में जो देखने को मिला, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, शील्ड जब सेथ रॉलिंस ने टर्न किया था, और रे मिस्टीरियो डोमिनिक एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो कि एक टैग टीम नहीं थी, फादर सन का था, लेकिन डेफिनेटली एक फैमिली फ्यूड थी। तो ये आइडिया की अगर हम बात कर रहे हैं जे एंड जिमी अगेंस्ट ईच अदर, अपने आप में कितना बड़ा आइडिया कंपेयर करें अगर हम इसको ये बाकी सारे एग्जांपल से जो मैंने भी दिए। यहाँ पे देखो WWE के फॉर्मेट में है, जो टीम एक बार बनी है वो एक दूसरे के अगेंस्ट भी आएंगे और एट द एंड उसके बाद जाके वो फिर से मिल जाएंगे। WWE का फॉर्मेट रहता है। और आयुष, ये चीज़ मतलब हम भी कब से रेसलिंग कंटेंट बना रहे हैं, हमारे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई जेन्युइनली ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से पहले कभी भी कि जिमी एंड जे उसो को WWE अलग भी कर सकती है, क्योंकि न्यू डे के केस में वो फीलिंग हमेशा आती है कि न्यू डे अब टूट जाएगी, लेकिन वो आज तक कभी हुआ नहीं है। लेकिन जिमी एंड जे उसो के केस में, ऊसोस के केस में कभी किसी ने सोचा भी नहीं, इमेजिन भी नहीं किया या विश भी नहीं किया कि ये चीज़ होनी चाहिए, और वो चीज़ नहीं हुई। तो आई थिंक एक परफेक्ट टाइम के लिए बचा के रखा गया था उसे। आयुष, ये भी हो सकता था ना कि पहले जिमी एंड जे अलग हो जाता किसी पॉइंट पे, लाइक 2016 में उन्होंने कभी फ्यूड कर ली और इसके बाद अब ब्लड लाइन में आके फिर से फ्यूड कर रहे हैं। तो वो फ्रेश फीलिंग ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन में जिमी एंड जे के एक दूसरे के अगेंस्ट जाके मिल रही है वो अलग ही है। और आयुष जब मेरे से ये पूछता है कि बाकियों से अगर इसको कंपेयर करके देखें, इवन अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक और बढ़िया, क्या बोलते हैं उसे हिंदी वर्ड, मिसाल रखेगी आगे WWE के दिमाग में कि यार ये टैग टीम हमने बनाई थी और उसको हमने ऐसे अलग अलग किया था, और उसके बाद देखो उन्होंने किस लेवल का ड्रामा क्रिएट किया था। जैसे केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, इनसे फैंस अब पक चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन इन्होंने भी अपने जब पहली बार ये चीज़ हुई थी NXT वाले टाइम की जो बात हो रही है, बेस्ट डिलीवर किया था। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि उस चीज़ को, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन की स्टोरी को, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो थोड़ी लेजेंडरी हो गई तो भाई मैं उसको थोड़ा अलग ही रख के चलूंगा। लेकिन हाँ, मॉडर्न एरा में हमने जो भी देखा है ये WWE में शायद सारी चीज़ों को आउटशाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट है रोमन रेंस की, पॉल हेमन की, ब्लड लाइन की और WWE के मेन इवेंट सीन की। और इसीलिए आयुष, हमको ये भी पता चल रहा है कि शायद ये कहानी बढ़ रही है, क्या पता रेसलमेनिया के मैच के लिए। और डेफिनेटली वो एक और भी क्रेजी आइडिया है, और मैं कहना चाहता हूँ कि ऊसोज को एक दूसरे के अगेंस्ट जो फर्स्ट टाइम इस बड़ी मेजर स्टोरी लाइन में देखने को मिलेगा, वो डेफिनेटली उस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत बढ़ा देती है। जैसा कि रोहित ने भी बोला कि अगर ये चीज़ पहले हो रखी होती तो शायद हमको आइडिया तो होता कि होना क्या है या फिर कैसा मैच हो सकता है, लेकिन जो चीज़ कभी हुई नहीं और इस लेवल पे नहीं हुई, उसको फर्स्ट टाइम एंटिसिपेट करना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन रोहित, इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाए ना बिल्कुल कि क्या हो सकता है, रेसलमेनिया तक हम पहुंचे, आई थिंक एक बीच में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम इससे पहले बात करें कि उन दोनों का आपस में मैच होगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन करंटली हमने काफ़ी टाइम हो गया है कि जिमी और जे को एज अ टैग टीम रेसलमेनिया में तो देखा, लेकिन उससे पहले कुछ टाइम ब्लड लाइन में और उसके बाद अब इस टाइम में दोनों इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे हैं, कोई ऊसोज नहीं रहे अब एज अ टैग टीम। तो इस पॉइंट पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिविजुअली अगर हम जिमी और जे का स्टॉक देखें WWE में कितने हॉट हैं वो इन टर्म्स ऑफ फैन रिएक्शन, जहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, क्या लगता है कि कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं और फिर कितनी दूर तक जा सकता है स्टॉक उनका? यार आयुष, जब ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाएगा ना, तो अगर कोई बंदा दिमाग पे जोर नहीं डाल रहा तो वो उसके मुंह से फट से नाम निकलेगा जे उसो का। लेकिन अगर ये जो जिमी एंड जे उसो का क्वेश्चन है ना, रोनाल्डो और मेसी जैसा होना चाहिए था, लेकिन
इसकी कहानी अभी ऐसी है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जे उसो से कोई क्रेडिट नहीं लिया जाएगा यहाँ पे, या जिमी उसो को ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जे उसो बहुत सारे केसेस में लकी हुए। जैसे जिमी उसो की इंजरी, उसकी वजह से उनको मौका मिला, फिर उसकी वजह से जिमी उसो को भी मौका मिला, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जिमी उसो इंजर्ड पड़े रहे तो उसके बाद ही जे उसो ऐसी स्टोरी लाइन में आ पाए, और उसकी वजह से जिमी उसो क्या करेंगे वो देखने में इंटरेस्ट था। लेकिन वो इंटरेस्ट जिमी उसो का हमेशा 1-2 हफ्ते ही हमको दिखा। जैसे जिमी उसो ने पहले रोमन रेंज के ऊपर अटैक किया था, सब लोग जिमी जिमी चिल्ला रहे थे, उसके बाद फिर जब जे ने भी अटैक कर दिया तो मामला फिर बिल्कुल दाल भात की तरह हो गया, खिचड़ी की तरह हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है जिमी उसो को अभी तक वो करने का मौका नहीं मिला, और लोगों को ऐसा लगता है कि जे उसो इज बेटर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है अभी और कुछ मूवमेंट आना बाकी है जिमी उसो के लिए। जैसे अभी भी हम करंटली अगर उनको स्मैकडाउन में देखें तो उनका वो जो बिहेवियर है, यार मैं तो भैया हाथी की तरह अपनी चाल में चलूंगा, रोमन क्या बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉल हेमन परेशान है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला एस्पेक्ट हमने जे उसो के लिए की तरफ से कभी नहीं देखा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उनको मतलब WWE ने बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये भी करी। और रोहित आई थिंक ये एक बार फिर से जे उसो की फेवर में चीज़ ज़रूर प्ले हुई, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जे उसो को हील दिखाया जा रहा था, जब वो जस्ट नए नए आए थे रोमन को ज्वाइन करने के बाद, वो फ्यूड के बाद, तब ब्लड लाइन एक नई चीज़ थी, और एज अ हील उनको हम टीवी पे देख रहे थे तो फ्रेश फील हो रहा था। जे की वो चीज़ हमने कभी देखी नहीं थी, वो चीज़ न्यू थी। लेकिन जब तक जिमी का रिटर्न हुआ, उसके बाद जिमी को मौका मिला इंडिविजुअल होने का, तब तक ऑलरेडी ब्लड लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग हील बन चुकी है, इतने साल उस चीज़ को निकल चुके हैं कि अब जिमी को एज अ हील देख के लोग उतना खुश नहीं हो रहे। अब जे भाई बेबी फेस बन गया और ब्लड लाइन के अगेंस्ट कोई जा रहा है तो वो अब पॉपुलर है, क्योंकि ब्लड लाइन इतनी पुरानी हो गई कि अब लोग चाहते हैं कि इसको गिराएगा कौन, इसको तोड़ेगा कौन, रोमन के अगेंस्ट कौन जाएगा। और अगर खुद ब्लड लाइन का एक मेंबर वो चीज़ कर रहा है तो उससे बेटर क्या हो सकता है। हमने देखा था ये जब जिमी भी हिंट दे रहे थे कि वो अब रोमन के अगेंस्ट हो गए हैं फाइनली, तो उस टाइम पे जिमी को भी बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा था, पॉप मिल रही थी, इक्वल हो गए थे वो दोनों। लेकिन आई थिंक कि जब जो भी रोमन के अगेंस्ट है ना और जो ब्लड लाइन से लिंक्ड है, उसका स्टॉक ऑटोमेटिकली हाई ही होगा। इस बात में, इस पॉइंट पे आई डोंट थिंक कोई डाउट है। लेकिन एक और क्वेश्चन, मुझे पता है रोहित का बिल्कुल ना मन कर रहा है कि हम रेसलमेनिया के मैच की बात करें, जो कि मेन पॉइंट होगा इस पॉडकास्ट का, लेकिन अभी ये जो है अलग हो चुके हैं। लेकिन रोहित हैं तो भाई, जुड़वा भाई, कब तक एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि जबकि हम रेसलमेनिया के मैच की बात करेंगे, क्या एक बार फिर से ब्लड लाइन में रियूनाइट होंगे इस पॉइंट पे? जैसा मैंने अभी अपनी बोला इससे पहले भी कि WWE का फॉर्मेट ये टीम बनी टूटी वाला, तो रियूनाइट तो ये होंगे, लेकिन हाँ जिमी एंड जे उसो एज दी उसोस, या फिर जिमी एंड जे उसो इन द ब्लड लाइन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये तो रोमन रेंस का रेन कैसा जाएगा उस हिसाब से पता चलेगा, क्या तब तक रोमन रेंस को ज़रूरत है, क्योंकि रोमन रेंस को अभी ज़रूरत है ही ब्लड लाइन की, इसीलिए क्योंकि उनका अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रेन है। जब उनके पास वो चैंपियनशिप नहीं होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉटम ऑफ द थर्ड इनिंग, जैसा खुद पॉल हेमन बोलते हैं, पता नहीं तब जाके क्या कहानी बन जाए, हमारे भी दाढ़े के बाल सफ़ेद हो जाएं, तब तक मामला बहुत कुछ अलग हो सकता है। तो डिपेंड करता है, बट हाँ साथ में तो ये होंगे। और आई थिंक मैंने कुछ क्लियर आंसर नहीं दिया आयुष इस चीज़ का, जो मैं अब देना चाहूँगा कि इतना सब बोलने के बाद, जिमी उसो के फेवर में बोलने के बाद चीज़ें, स्टिल मैं कहूँगा कि जे उसो इज़ करंटली बेटर। लेकिन इस वीडियो के एंड में जाते जाते रेसलमेनिया खत्म होने तक की जब बात होगी तो उसके बारे में एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है कि क्या जे उसो ऊपर निकलेगा या फिर जिमी उसो ऊपर निकलेगा, क्योंकि आयुष ये तो पता है ना हमको कि इनका मैच हो रहा है रेसलमेनिया में। अब उसी पॉइंट पर लेके आ जाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैच हो, लेकिन अब मेरे दिमाग में मैं सोच रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे बोल नहीं सकता बिकॉज पूरा दिन निकल सकता है, लेकिन कैसे WWE इस पॉइंट तक पहुंचेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। मे बी ये वॉर गेम्स में वापस रीयूनाइट हों और उसके बाद फिर एक दूसरे के अगेंस्ट हों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इतना टाइम है रेसलमेनिया में, इनके रॉयल रंबल में कोई रोल हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जे वर्सेस जिमी एट रेसलमेनिया, इससे बड़ा कोई मौका नहीं है WWE के पास इसको करने का। आई थिंक जबकि वापस ब्लड लाइन में लाना दोनों को, ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाएगा, रोमन रेंस को हेल्प करेगा, लेकिन अगर इतना बड़ा मैच मिल रहा है और जिस डायरेक्शन में अभी स्टोरी लाइन चल रही है करंटली, लग तो ऐसा ही रहा है कि ये धीरे धीरे खींचेगा। क्या रोहित ऐसा लगता है कि अगर WWE के दिमाग में ये प्लान है इस मैच को करने का, तो वो रेसलमेनिया से पहले कोई और स्टेज है जहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इसको?
यार ये चीज़ जितना मुझे याद है पे बैक प्रीमियम लाइव इवेंट में WWE करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने जो है स्ट्रिंग्स पुल नहीं किए उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि भाई पे बैक जैसे शो के लिए हम इस मैच को नहीं कर सकते। और आयुष ये चीज़ तो बिल्कुल पूरी पूरी नोटिसेबल ही है कि क्यों जे ऊसो को अलग ब्रांड पे किया गया, ताकि आपस में क्लैश ना करें। अब WWE जानबूझ के ज़बरदस्ती इनका क्लैश करवा रही है, जैसे रॉ में आके कभी जिमी अटैक कर दे रहे हैं, कभी जे ऊसो बदला ले रहे हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली हमको पता है कि शायद ये वॉर गेम्स के मैच के लिए है, लेकिन एट द एंड जाके इनको एक दूसरे के अगेंस्ट तो आना ही है। अलग ब्रांड पे रखने का रीजन ये था कि इनकी फ्यूड को होल्ड पे डाला जा सके। तो प्लान तो डेफिनेटली WWE का ये है। और इसको इस मैच को इन्फ्लुएंस करने में जो रोमन रेंस और पॉल हेमन का रोल रहेगा वो बताएगा कि इस मैच की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिमी एंड जे उसो अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब एक ऐसा मसाला है WWE के पास जो कि इस डिश में डाल के इस रेसिपी को और ज़्यादा बढ़िया बनाया जा सकता है टेस्ट में, तो फिर मुझे लगता है उस चीज़ को WWE को पूरा यूज़ करना चाहिए। और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि रोमन रेंस की स्टोरी लाइन को इतना इंटरेस्टिंग बनाने में पूरी ब्लड लाइन ने, जे ऊसो ने, जिमी ऊसो ने, सोलो सिकोवा ने मदद की है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक एंगल और है आयुष, और वो है बाकी और मेंबर्स का ब्लड लाइन में आना। तो पता नहीं जिमी एंड जे ऊसो लग रहा है सिंगल्स मैच, लेकिन दोनों के कॉर्नर पर वो सुपरस्टार्स हो जो कि आने वाले 3 साल के लिए नई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बना दे। अब और मेरा ना जो अगला पॉइंट है वो इसी से ही मतलब काइंड ऑफ आगे कंटिन्यू करता है इस बात को, क्योंकि अगर WWE अभी से लेके ये बात सोच के बैठ चुके हैं कि जे वर्सेस जिमी उनका आइडियल प्लान है रेसलमेनिया के लिए, तो उनके दिमाग में ये चीज़ भी होगी कि क्या क्या वो दिखा सकते हैं अब से लेकर रेसलमेनिया तक। क्योंकि अगर ये फर्स्ट टाइम एवर रेसलमेनिया स्टेज पे मैच हो रहा है तो ये द बिगेस्ट ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच होना चाहिए। आई डोंट केयर कितने और हो चुके हैं पहले, बिगेस्ट होना चाहिए ऑफ ऑल टाइम। क्योंकि जो ब्लड लाइन की स्टोर लाइन है, अगर उससे ये एक अलग से ही फ्यूड निकल के आ रही है तो ये भी ग्रेटेस्ट उस सेम लेवल पे ना हो। मैं उम्मीद नहीं करूंगा WWE ऐसा करे। जब टैग टीम टाइटल्स मेन इवेंट कर सकते हैं रेसलमेनिया का, तो ये भी उस लेवल पे ना हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो होने देंगे। तो रोहित, अब से लेकर रेसलमेनिया तक काफ़ी टाइम पड़ा, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत चीज़ें चेंज नहीं होंगी, किया नहीं जा सकता। तो करंट लेवल पे जे और जिमी जहाँ पे हैं, रेसलमेनिया तक क्या ऐसा WWE एलिमेंट्स इसमें ऐड कर सकती है, क्या ऐसी चीज़ें कर सकती है कि जैसा कि मैं कह रहा हूँ दिस बिकम्स द ग्रेटेस्ट पॉसिबल फ्यूड जो कि दोनों भाइयों के बीच में कभी भी हमें किसी दो भाई या टैग टीम के बीच में देखने को मिली है इन WWE। ये जितनी हमने अभी स्टोरी लाइन देखी है, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि दिस मैच हैज़ द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच। भले ही जैसा आयुष ने कहा कि कितने भी पास में हुई होंगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ सब कुछ है भाई, यहाँ पे सब कुछ है, बस अच्छे से कुक करना है। और वो चीज़ ट्रिपल एच को करनी है, वो चीज़ रोमन रेंस को करनी है, पॉल हेमन को करनी है। और अलग अलग एंगल्स जैसे मैंने बताया भी ऐड हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली WWE के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट है, तो वो चाहेंगे कि और इसको क्या बेटर करें और इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ है करने को। तो वैसे अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन जब कार्ड के ऊपर इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो एक बार, रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया का वो घंटे वाला लोगो लगाए, जिमी ऊसो एक तरफ रेंडर में, एक तरफ जे ऊसो, ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच, और इसका एक वीडियो पैकेज चल रहा है। तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करते हुए ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पर रोमन रेंस है, वहाँ पे पॉल हेमन है, वहाँ पे जिमी एंड जे ऊसो हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे सोलो सिकोवा है, वहाँ पे ब्लड लाइन के और भी मेंबर्स हैं। वहाँ पे क्या पता, नहीं पता इस पॉइंट पे, ये हो सकता है कुछ ज़्यादा ही फेंकने वाली बात हो जाए, रॉक की क्या पता कोई इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अगर वो रोमन रेंस के साथ मैच करने आ रहे हैं जिसके ऊपर अभी हमको कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो बहुत सारे एंगल हैं। एक, अगर रोमन रेंस और रॉक का मैच हो रहा है रेसलमेनिया में, जो कि नहीं पता, परसेंटेज में भी नहीं बोलेंगे, 10 20 50 100% कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वो मैच भी रेसलमेनिया की स्टेज में है, तो कैसे उस मैच से रब इधर भी ट्रांसफर किया जा सकता है जिमी एंड जे ऊसो की तरफ। तो यहाँ पे ये तो बहुत तगड़ी पोटेंशियल है बढ़िया मैच बनाने की, जिनके सरनेम सेम है, जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो। इस मैच को और ज़्यादा कुछ बड़ा दिखाने की या बताने की जरूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन जब इतने सारे एलिमेंट और हो जाएंगे तो इवन ये भी हो सकता है कि रेसलमेनिया 40 से सबको सबसे बढ़िया मैच जिमी और जे ऊसो का लगे। इस मैच में इस लेवल की पोटेंशियल है, और ये सिर्फ मैं इस मैच को बनाने के लिए नहीं बोल रहा, ये एक्चुअल में ऐसे हो सकता है। मतलब WWE ने अभी तक जो भी चीज़ें दिखाई हैं वो कुछ भी नहीं है आई थिंक, अगर इसको रेसलमेनिया तक खींचना है, क्योंकि इस पूरी स्टोरी लाइन में हमको अभी तक ये देखने को नहीं मिला। ये तो पता है कि एक दोनों से दुखी हैं इस टाइम पे, खुश नहीं है कि टाइटल्स कॉस्ट कर दिए जिमी ने जे को, लेकिन ये वो लोग हैं भाई रोहित जो टैग टीम नहीं है, जो WWE में एग्जिस्ट नहीं करते। ये भाई डे वन कोई एक गिमिक नहीं है, डे वन कोई एक कैच फ्रेज नहीं है, इट्स द रियलिटी। डे वन से एक दूसरे के साथ हैं। तो ऐसे ट्विंस जिन्होंने जिंदगी भर साथ रहे हैं एक दूसरे के, किस लेवल की हेट एक दूसरे के लिए इनके दिमाग में जा सकती है, वो है इस स्टोरी लाइन का पीक। कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल तक WWE ले जाए
इतना पर्सनल इस चीज़ को बना ले कि जब रेसलमेनिया में वो हम कार्ड देखें, वो वीडियो पैकेज हम देखें, तो हमको भी ऐसा लगे कि भाई ये है तो भाई, पर इस मैच में फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसका भाई है। उस लेवल तक WWE को लेके जाना पड़ेगा और मोर देन इनफ टाइम आई थिंक वो करने के लिए उनके पास है। और बहुत अच्छे एग्जांपल्स रोहित ने यहाँ पे दिए कि भाई रॉक की इन्वॉल्वमेंट, कोई नया मेंबर, ब्लड लाइन का सोलो सिकोआ, पॉल हेमन, रोमन रेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगी इस मैच को, भले ही ये रोमन रेंस से डायरेक्टली रिलेटेड ना भी हो, उनके मैच से रिलेटेड ना हो। आयुष, ये चीज़ वैसे मैंने प्लान नहीं करी, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि जब हमारी डिस्कशन यहाँ तक चली रही है तो रेसलमेनिया में अगर इनका मैच हो रहा है तो आयुष क्या सोचता है? पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इस फ्यूड से किसको ज़्यादा फायदा होगा, देखो वो तो इस पॉइंट पे कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर सवाल ये हो कि इस मैच में जीतना किसको चाहिए एंड ऑब्वियसली कौन जीतेगा, तो किसे पिक किया जाएगा फिर यहाँ पे, जिमी ऊसो को या फिर जे ऊसो को? क्या इसके पीछे कोई रीज़न भी होगा, या WWE का इतना सीरियस है? पहली बात तो मुद्दा होगा नहीं विनर बनाने का इतना सीरियस, क्योंकि स्टोरी टेलिंग अच्छी करनी है, बट स्टिल कौन होगा पिक WWE का? आई थिंक हम बात कर रहे हैं ना कि स्टोरी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। अगर ये मैच रेसलमेनिया में हो रहा है, आई एक्सपेक्ट कि WWE यहाँ पे रिकीशी को भी लेके आएगी, कुछ ना कुछ हो सकता है कि फादर भी कहीं ना कहीं हमने दोनों बेटों की लड़ाई में इन्वॉल्व है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, जे ऊसो की सारी तारीफें होने के बाद, डिपेंड करता है कि स्टोरी कहाँ जा रही है रेसलमेनिया के बाद। अगर स्टोरी एंड हो रही है और उसके बाद इन दोनों भाइयों का आपस में कोई लेना देना नहीं बचता है, तो मे बी जिमी डिजर्व्स हिज मोमेंट। और लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि जब ऐसी कोई फ्यूड होती है और आगे एक्सटेंड ना हो रही हो तो बेबी फेस विंस। तो उस सिनेरियो में देखा जाए, क्योंकि रोहित हम यहाँ पे, मैं क्या चाहता हूँ कौन जीते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एट द एंड मुझे पता होना चाहिए स्टोरी क्या है, लॉजिक क्या बनता है उस हिसाब से, और उस पॉइंट से हम अभी बहुत दूर हैं। लेकिन अगर WWE जिमी को भी एक मोमेंट देना चाहती है और फिर आगे कंटिन्यू होती है चीज़ और, तो आई थिंक कि जिमी डिजर्व करते हैं एक इंडिविजुअल मोमेंट। लेकिन अगर नहीं होता देन मेन इवेंट जे ऊसो टेक्स इट। मेरा इस पे सिंपल सा सोचना है कि स्टोरी लाइन की जो ज़रूरत होगी, मान लो उस टाइम पे जैसे आयुष ने बोला रिकीशी आ जाते हैं और रिकीशी ने जे ऊसो के साथ मिलके जिमी ऊसो को बेचारा दिखा दिया, तो हो सकता है कि जिमी ऊसो नेगेटिव काम करते हुए भी बेचारा होने की वजह से फैन फेवरेट हो जाए और जिमी ऊसो जीत जाए। या रिकीशी ने अगर बिल्कुल ही किसी जिमी ऊसो का साथ दे दिया, घटिया आदमी बन गए और जे ऊसो पूरे फेस चल रहे हैं, तो फिर वो भी जीत सकते हैं। मुझे लगता नहीं ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। एंड में फैंस को सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना बिल्ड होने के बाद आई थिंक ये रेसलमेनिया का जो इतना बढ़िया मैच है, इसको फिनिश भी WWE अच्छे से करेगी, जैसे हमने फिनिश किया है अपने सुपरस्टार स्पॉटलाइट के एपिसोड नंबर 1 को। अभी नीचे जल्दी बताओ नेक्स्ट एपिसोड आपको किस सुपरस्टार पर चाहिए। पसंद आया तो भाई आपको बताना, सब कुछ है ना, ऐसे फॉलो वगैरह करके, रेट वगैरह करके ऑन स्पॉटिफाई, ताकि हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे एपिसोड्स लेके आने की। और हम नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे सुपरस्टार स्पॉटलाइट के अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 2। हो सकता है उससे पहले कोई और एपिसोड आ जाए इस सीरीज़ का, नहीं बाकी किसी एपिसोड का। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखो।